Hi, very good morning. So we are in third installment of Oxygen Family. We are talking about Oxygen Family of P Block chapter. तो आज हम ऑक्सीजन फैमिली में सिंपल और मिक्स ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि ओजोन गैस है वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सिंपल और मिक्स ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं मेटल के और नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ उनको ऑक्साइड्स कहा जाता है। ये आयनिक इन नेचर भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑक्साइड्स हैं 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। तो ये हो गया सिंपल। सिंपल की भी आगे टाइप्स हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है? तो इसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो हम पहले बेसिक ऑक्साइड्स पे पढ़ते हैं, नाम से पता चलता है। बेसिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनको एक्वस मीडियम में डालें तो वो बेस बना दें। जैसे सोडियम ऑक्साइड को वाटर में पुट करा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो बेस बन गया ना, तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया? सोडियम ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड हो गया? बेसिक ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में पुट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये भी बेसिक ऑक्साइड हो गया। आगे चलते हैं एसिडिक ऑक्साइड पे, नाम से पता चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इनको जब रिस्पेक्टिवली वाटर में पुट करते हैं तो ये हमें कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरिक एसिड देते हैं, यानी एसिड देते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जिनको एक्वस मीडियम में पुट करने पे हमें एसिड मिल जाता है, उनको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो नॉन मेटल जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, जैसे फास्फोरस, इनके ऑक्साइड्स होते हैं, इनको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। आगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो पीरियोडिक टेबल के मिड में जो मेटलॉइड काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की है कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट करके हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम क्लोराइड दे देता है, या हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम ऑयन और क्लोराइड ऑयन दे देता है। इसका मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। एंड कन्वर्सली एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो इसका मतलब किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है? एसिडिक फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमें सोडियम हेक्सा हाइड्रो सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो इल्यूमिनेट 3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये रिएक्शन, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही चाहिए। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है। बाकी रही बात न्यूट्रल ऑक्साइड की, तो ना तो ये एसिड के साथ नीदर रिएक्ट विद एसिड नॉर दे रिएक्ट विद द बेसिस, तो इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर है, N2O है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे हो गए न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये थे हमारे कौन से ऑक्साइड्स? पीछे हमने जो पढ़े सिंपल ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे मिक्स ऑक्साइड्स के बारे में। मिक्स ऑक्साइड्स जो हैं, इसकी एग्जांपल रेड लेड है। इसमें दो तरह के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे Pb3O4 है ना, तो ये ओर में मिक्सचर है, एक PbO2 है और PbO है, ये इकट्ठे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनको ऐड कर दो तो Pb3O4 बन गया। ऐसे ही फेरेसो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, या मैग्नेटिक ऑक्साइड भी इसे कहते हैं, Fe3O4 इसका फॉर्मूला है। तो ये
फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का मिक्सचर है। प्लस का साइन लगा के लिखना है या ऐसे लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है? तो एसिड बेस ऑक्साइड के एसिड बेस का बिहेवियर पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड है और उनके ये ऑक्साइड हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऑक्साइड में। तो सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बेसिक है इस, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आ गया। सिलिकॉन नॉन मेटल की तरफ ज़्यादा टिल्ट करता है, तो ये वीकली एसिड है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन ये बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक इन नेचर नहीं है। फास्फोरस यस डेफिनेटली, डेफिनेटली अ नॉन मेटल, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है। सल्फर जो है ये भी नॉन मेटल है, ये मोर स्ट्रांगली एसिडिक है। और क्लोरीन जो है डेफिनेटली नॉन मेटल है, कोई डाउट ही नहीं है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इनके जो ऑक्साइड हैं उनकी नेचर बेसिक से एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक से वीकली एसिड, वीकली एसिड से स्ट्रांगली एसिड, से मोर स्ट्रांगली एसिड, से वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। मतलब एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप में लेना चाहते हो, ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल का है। उसमें क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक करेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड में बताना शुरू कर देते हैं। मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है। अगर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये भी जो हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स हैं। तो बोरोन के नीचे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम होता है, गैलियम के नीचे इंडियम होता है, इंडियम के नीचे थैलियम होता है। तो जैसे ग्रुप वन में ऊपर से नीचे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हुआ था, तो इसमें भी ऊपर से नीचे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल का कोई भी ग्रुप हो, ऊपर से नीचे मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो उनके साइड का जो करेक्टर है वो क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। जैसे बोरोन नॉन मेटल है, ठीक है, ऊपर बोरोन है, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। तो ऊपर से नीचे मेटेलिक करेक्टर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। बोरोन नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गैलियम जो है बेचारा पूरी तरह से मेटल भी नहीं है, पूरी तरह से नॉन मेटल भी नहीं है, तो ये वीकली बेसिक है इसका ऑक्साइड। इंडियम जो है मेटल है तो इसका ऑक्साइड बेसिक है। थैलियम जो है वो प्योरली मेटल है, तो इसका जो ऑक्साइड है वो स्ट्रांगली बेसिक है। आई एम श्योर कि आपको ऑक्साइड के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, तो आपको ये समझ लग गया होगा। ठीक है, चलें आगे, ओजोन गैस पे चलते हैं। तो ओजोन गैस जो है, एलिमेंट्री ऑक्सीजन जो है वो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 और O3। हम यहाँ पे ओजोन के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन गैस फाइंड आउट की जाती है। उसके ऊपर ओजोन गैस बनती कैसे है नेचर में, ऑक्सीजन गैस के ऊपर सन रेज में से जो यूवी लाइट्स हैं वो पड़ती हैं, यूवी रेज पड़ती हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो और ओजोन गैस जो है
इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंट है। ये एलिमेंट्री फॉर्म है, ये दो प्योर ऑक्सीजन की बनी होती हैं। तो जो ओज़ोन है ना, ये यूवी रेज़ को अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज़ को अर्थ के नीचे नहीं आने देती। अर्थ को नीचे नहीं आने अर्थ के नी अर्थ पे नहीं आने देंगी यूवी रेज़ को, तो कार्सिनोजेनस यानी कि कैंसर या ये टिश्यूज़ को ख़राब कर सकती है यूवी रेज़, हमारी स्किन को ख़राब कर देगी, कैंसर कॉज़ कर देगी, बहुत सारी प्रॉब्लम फ्लोरा और फौना को कॉज़ करेगी। ये प्लांट्स, एनिमल को डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर यूवी रेज़ अर्थ पे आ जाती हैं। तो ओज़ोन की जो लेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? तो इसलिए ओज़ोन गैस जो है हमारे लिए बहुत-बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओज़ोन गैस को प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन गैस को एक स्पेशली डिज़ाइन्ड अपरेटस होता है, जिसे ओज़ोनाइज़र कहते हैं। उसमें इसमें से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, तो ओज़ोन गैस बन जाती है। ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होता है, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है अ, होने की वजह से इसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में प्रिपेयर किया जाता है, जिसे ओज़ोनाइज़र कहा जाता है, सीमेन ओज़ोनाइज़र भी कहते हैं। तो और आपने यहाँ पे स्पेशली साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करना है ओज़ोन गैस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये लेस हीट प्रोड्यूस करता है। और अगर ये हीट प्रोड्यूस कर देगा, अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करेंगे, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और ओज़ोन जो है वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ओज़ोन को, जिसको ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं, सीमन ओज़ोनाइज़र में प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओज़ोन, ये फर्स्ट और सेकंड इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये जो थर्ड है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में, रोजो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर है वो ओज़ोन के बीच में कहीं पे लाई करता है, और ये शो करता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों तरफ 128 पिकोमीटर है। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। पर ओज़ोन का जब स्टडी किया गया, तो ओज़ोन में दोनों तरफ जो बॉन्ड लेंथ थी वो सेम आई थी। इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करता है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए हुए, ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है? गॉट इट बच्चा? क्लियर है? ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप खुद मैनेज कर सकते हैं। ये पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ये वायलेट ब्लैक कलर की है। स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर इसकी ओजोन गैस की कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm से ऊपर चली जाती है, तो ब्रीदिंग जो है अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये एयर से 1.67 टाइम्स हैवियर है, वाटर में सॉलेबल है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ऑक्सीजन से कम। पर ये टर्पेंटाइन ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनमें जो है ये सॉलेबल है। ओजोन जो है डायमैग्नेटिक है, जबकि ऑक्सीजन के बारे में मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में क्या बताया कि क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। न्यूट्रल है, ओजोन गैस जो है न्यूट्रल टू लिटमस है। डिकॉम्पोजिशन ओजोन की होगी तो डेफिनेटली, अगर ऑक्सीजन ओजोन बना रहा था, तो ओजोन को अगर आप कैटेलिटिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ओजोन के बारे में खास और इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है। ये सारे रिएक्शन हमने पीछे पोटाशियम डाइक्रोमेट में, पोटाशियम परमैंगनेट में, नाइट्रिक एसिड में पढ़े थे। अब नाइट्रिक एसिड के बाद हम ये रिएक्शन
ओजोन में पड़ने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन नाइट्रिक एसिड में, पर एक ये प्रॉब्लम थी कि उसमें डिल्यूट भी था और कॉन्सेंट्रेटेड भी था, तो दो अलग अलग रिएक्शन पढ़ने पड़ते थे। पर ओजोन में ऐसा नहीं है, डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो ओजोन जो है हमें डाइऑक्सिन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो दे देती है। तो अब हम इसके रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स करने जा रहे हैं। ओजोन लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करती है। पहला रिएक्शन यही लिखना है, ओजोन इज गिविंग अस O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। सेकेंड रिएक्शन में लेड सल्फाइड और नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके लेड सल्फेट दे देता है। इस इक्वेशन को जब बैलेंस किया तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन थी उसके आगे 4 लगा। नेसेंट ऑक्सीजन को फाइनल रिएक्शन में अपेयर नहीं होना होता, तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में एक नेसेंट ऑक्सीजन था, उस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन कट गई। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में नोट कर लो, राइट साइड को राइट साइड पे नोट कर लीजिए। गॉट इट? क्लियर है जी? अच्छा, आगे चलते हैं। ओजोन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हैलोजन में कन्वर्ट करती है, नाइट्रिक एसिड भी करता था। तो ओजोन पहले स्टेप में O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देगी, सेकंड स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन और वाटर दे देगा। कॉमन सेंस है कि अगर क्लोरीन मिल रही है तो H और O क्या करेंगे, बैंड तो नहीं बजाएंगे, वाटर ही मिलेगा। बाय चांस इसमें भी एक नेसेंट ऑक्सीजन है, इसमें भी, तो ये काट दीजिए। लेफ्ट साइड इक्वेशन की जो है उसको लेफ्ट साइड पे नोट कर लीजिए, राइट साइड को राइट साइड पे नोट कर लीजिए। सिमिलरली HBr को ये Br2 में कन्वर्ट कर देगी नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि ओजोन, और HI को I2 में कन्वर्ट कर देगी ये जो ओजोन है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? आगे थर्ड रिएक्शन है, ओजोन जो है पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करती है। नाइट्रिक एसिड में भी था। तो स्टेप 1 में जो है ओजोन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देती है। Ki नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयोडीन तो बनाता है, तो पर पोटाशियम का क्या करेंगे, इसलिए हम ये एक्वस मीडियम में कर रहे हैं। तो इसमें राइट हैंड साइड पे हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन को काट दीजिए, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे नोट कर लीजिए, राइट साइड को राइट साइड पे नोट कर लीजिए। ऐसे ही आगे भी हमारे पास यही मतलब जो इक्वेशंस हैं, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ किया था। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करती है। नाइट्रिक एसिड में भी ऐसे ही था। तो जब पहला स्टेप लिख लोगे तो फेरस सल्फेट के साथ सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन से फेरिक सल्फेट नहीं बनेगा। फेरस सल्फेट में FeSO4 होता है, फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 थ्राइस होता है, मतलब सल्फेट और ऐड होना चाहिए। तो वो कैसे ऐड हो सकता है, जब हम इसको एसिडिफाइड कर देंगे, तो इसलिए सेकंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। और जो अगली इक्वेशन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो है पोटाशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीडाइज होता है। स्टेप 1 वैसे ही लिखेंगे, स्टेप 2 में फेरोसाइनाइड, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है, उसमें मैंने पोटाशियम फेरोसाइनाइड का ये कॉमन नेम है, वैसे तो इसका नाम पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट है, 2 आयन पोटाशियम हेक्सा सियानोफिरेट 2, ऑयन नहीं है। तो पर मैंने बताया था कि इसका कॉमन नेम पोटाशियम फेरोसाइनाइड केमिस्ट्री में बहुत चलता है। ये वाटर की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके पोटाशियम फेरी साइनाइड बनाएगा। ये आप मेरे नोट्स निकाल के देखना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, वहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा कि मैंने इनके कॉमन नेम जो हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड और पोटाशियम फेरीसाइनाइड स्पेशली आपको लिख के बताए हुए हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ओजोन जो है पोटाशियम मैंगनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको
ग्रीन नहीं, आप मतलब समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत ये भी पर्पल सा कलर होता है, मतलब ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा वॉयलेट, मतलब मिला-जुला सा कलर होता है। तो बहुत मतलब बॉटल ग्रीन जैसा नहीं होता। तो ये पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट हमने कहाँ पे पढ़ा था बताइए? डी एंड एफ ब्लॉक में। तो आपको किताब में बेशक पी ब्लॉक पहले आता है, फिर डी एंड एफ आता है, फिर कोऑर्डिनेशन आता है। पर अगर हम कोऑर्डिनेशन ना करते तो बताइए डी एंड एफ के कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करते? इसलिए पहले कोऑर्डिनेशन कराया, फिर डी एंड एफ कराया। और डी एंड एफ की इक्वेशन पी ब्लॉक में आती हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की आ गई, फेरस सल्फेट की आ गई, और इसके अलावा और भी कुछ इक्वेशन जो थी वो आ जाएंगी आगे चल के। ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। अब ऑक्सीडेशन नॉन मेटल की करनी है, जैसे नाइट्रिक एसिड ने करा था। आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट किया था, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया था, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट किया था, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया था। पहला स्टेप आपने ओजोन का वही रखना है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आर्सनिक को आर्सनिक एसिड में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा जो ओजोन है एंटीमनी को एंटीमनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मेटल में बहुत ही शराफत से सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देता है। ये तो अच्छी बात है कि ऑक्सीजन भी मिल रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एमसीक्यूज़ के कैंडिडेट हैं। अगर आप बोर्ड्स के कैंडिडेट हैं तो आप रिएक्शन याद कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यूज़ के कैंडिडेट हैं, जेई मेंस के कैंडिडेट्स हैं, और इसके अलावा आप नीट के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको इस रिएक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मरकरी ओजोन के साथ रिएक्ट करके हमें मर्क्यूरस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना देती है। मर्क्यूरस ऑक्साइड जो मिलता है ना, ये मिलने के बाद मरकरी में डिज़ोल्व होके अपना मेनिस्कस लूज़ कर जाता है। मेनिस्कस का मतलब पता है? मेनिस्कस क्या होता है? ये चीज़ जो होती है, ये लूज़ कर देता है, और ये जो शीशे की, ग्लास की जो टेस्ट ट्यूब होती है, उसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। क्या कहते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी। हाँ, अगर आप इस मेनिस्कस को दोबारा ऑब्टेन करना चाहते हैं, मतलब जो क्वेश्चन दोबारा से मतलब पूछा जा सकता है आगे, कि मेनिस्कस को अगर आप दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको वाटर के साथ शेक कर दीजिए, जो कि मर्क्यूरस ऑक्साइड को डिसॉल्व कर देगा और मरकरी हमें दोबारा मिल जाएगी। और मरकरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेनिस्कस बनाती है। याद कीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर, लिक्विड स्टेट वहाँ पे हमने पढ़ी थी, और मरकरी के मेनिस्कस के बारे में हमने डिस्कस किया था प्लस वन की किताब निकाल लो ना, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर निकाल लो, लिक्विड स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे आप मरकरी का मेनिस्कस देख लो। गॉट इट? तो ये रिएक्शन आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं, उसमें जो ऑक्सीडेशन है वो नेसेंट ऑक्सीजन ने करी है, और डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 हमेशा प्रोड्यूस हुई है। लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की जाती है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है, ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही। ऐसे ही स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ओजोन के साथ रिएक्ट करके स्टेनिक क्लोराइड दे रहा है, ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही। ब्लीचिंग एक्शन में ये होता है कि जो ये ओजोन है माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है। ये इंडिगो, आइवरी, लिटमस, डेलिकेट फैब्रिक जैसे सिल्क, वूल, इनके कलर को कलरलेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को वेजिटेबल कलरिंग मैटर कहते हैं। ओजोन के साथ ट्रीट करने पे वो कलरलेस हो जाते हैं
और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। यानी कि जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुए हैं सब में ऑक्सीजन गैस मिली है, सिवाय सल्फर डाइऑक्साइड और स्टेनस क्लोराइड के रिएक्शन को छोड़ के। हाँ, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी जो है वाटर के साथ ऑक्सीजन गैस मिल रही है, बेरियम पेरोक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ये अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +1 का अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन आ गया, जिसमें बताया गया कि इथीन को ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में 196 केल्विन पे, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3 ऑक्सीजन जो हैं वो ऐसे जुड़ गए और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। आगे भी बता दूं, आगे अगर आप इसे जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये हमने एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में पढ़ा था, तो ये ऐसे और ये ऐसे, रेड पेन से कर दूं है ना, रेड पेन से कर देता हूँ। वैसे अभी मैंने एल्डिहाइड कीटोन पीछे पढ़ाया था, तो उसमें ये रिएक्शन मैंने कराया था। मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, ये बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है। CH2O CH2O यानी 2 HCHO, यानी कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना देता है, तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए, है ना। तो ये हमने याद कीजिए एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में करा था कि नहीं करा था, क्योंकि +1 की तो आप कहेंगे सर हमें नहीं याद। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर हमें नहीं याद। +1 में कई बच्चे सीरियस ही नहीं होते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ही ये है। तो ये आपको क्लीवेज हो गई, आपकी नहीं इसकी, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसकी क्लीवेज होगी। अगर आप रिएक्शन को आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड अल्कीन के साथ हो सकता है, और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन के साथ भी हो सकता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 की अल्कीन अल्काइन रेफ़र करना चाहते हैं, कर लीजिए। नहीं करना चाहते, आलसी हो, तो फिर उस केस में मतलब लेज़ीनेस शो करना चाहते हो, तो +2 की किताब तो पास होगी। नहीं, मेरे नोट्स तो होंगे, वहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। गॉट इट। तो ऐसे ही आगे हैं ओजोन के यूजेस, यू कैन मैनेज योरसेल्फ। यूजेस में यार अब यूजेस तो याद कर ही सकते हो ना। अच्छा, हाँ, ये एयर को प्योरीफाई करने में काम आता है। तो क्राउडेड प्लेसेस में जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में, तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। अगर तो कोई ऐसा रिएक्शन वहाँ पे हम करते हैं, तो वहाँ पे ये प्योरीफायर, आजकल मार्केट में प्योरीफायर है, अमेज़न पे जाओ, वहाँ पे देखो आपको प्योरीफायर मिल जाएंगे। ठीक है। तो टेस्ट ऑफ ओजोन, मरकरी अपना मेनिस्कस लूज़ करती है, मैंने अभी बताया। ये स्टार्च आयोडाइड पेपर जो है उसे, जो कि मॉइस्ट होता है, थोड़ा गीला होता है, उसे ब्लू कर देती है। और इसके अलावा ओजोन जो है पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस नहीं करती, बल्कि पोटाशियम मैंगनेट को ऑक्सीडाइज कर देती है, जैसे मैंने पीछे दिखाया आपको। ठीक है, जितना काम मैंने कराया है, आप अब मेरे ख्याल से वीडियो में आप पहले क्यों ना इसको रिवाइंड करके थोड़ा सुन लो, फिर मैं आपको आगे सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम लेते हैं पॉज। हाँ जी, तो पॉज मैंने आपको दिया। तो सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स अब हमने डिस्कस करनी है। 2 ही टॉपिक बेसिकली रहते हैं, सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आज के वीडियो में,
और कल के वीडियो में सल्फ्यूरिक एसिड मेन हमारा टॉपिक होगा। तो फिर उसके बाद आपकी ऑक्सीजन फैमिली जो है वो ओवर हो जाएगी। सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में बताएं कि दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं, एक है येलो रोम्बिक जिसे अल्फ़ा सल्फ़र कहते हैं, और एक है मोनोक्लिनिक जिसे बीटा सल्फ़र कहते हैं। जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होती है वो रोम्बिक सल्फ़र होती है। लेकिन अगर इसको 369 केल्विन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे हीट करें तो रोम्बिक सल्फ़र जो है मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाती है। रोम्बिक सल्फ़र को ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र भी कहते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, इतने सारे नाम हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है कि रोल सल्फ़र जो है उसको कार्बन डाइसल्फ़ाइड में स्लोली इसकी सॉल्यूशन को स्लोली हीट करना है और इवेपोरेट करना है और चाइना डिश में करना है। तो इवेपोरेशन के बाद जो नीचे बचेगा वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल मिलेंगे जो कि रोम्बिक सल्फ़र के होंगे। प्रॉपर्टीज़, ये सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है सबसे स्टेबल है, ये कार्बन डाइसल्फ़ाइड में सॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इसकी कोई थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। मोनोक्लिनिक सल्फ़र या बीटा सल्फ़र की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने सल्फ़र को चाइना डिश में मेल्ट करना है, फिर उसको ठंडा करने के लिए अलाउ करना है जब तक उसके ऊपर एक स्कम नहीं बन जाती, मतलब जैसे दूध के ऊपर मलाई नहीं आ जाती, क्रस्ट नहीं बन जाती। फिर उस क्रस्ट के अंदर आपने 2 होल्स बनाने हैं। जैसे ये आपका बीकर है, तो ये क्रस्ट थी, ठीक है? ये क्रस्ट थी, फिर आपने इसके अंदर 2 होल्स बना देने हैं और जो इसके अंदर लिक्विड है उसे पोर आउट कर देना है। तो क्रस्ट को लिक्विड बाहर निकाल दिया आपने होल्स के थ्रू, फिर आपने क्रस्ट को भी हटा देना है आहिस्ता से। नीचे से ना नीडल शेप के ऐसे 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 नीडल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे जिनको मोनोक्लिनिक सल्फर कहा जाता है। ये डल येलो इन कलर होती है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोम्बिक सल्फ़र जो है, अगर आप इसको 369 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर पे हीट करोगे तो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और लो टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक जो है 369 से बिलो टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक जो है रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रक्चर हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीछे एसेट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ये भी उसके जैसा ही है। ये मोस्ट स्टेबल है। वही बात होगी 369 वाली, ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, साइक्लो S6 फॉर्म, ये भी एक जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फ़र की। इसे एंजल्स सल्फ़र कहा जाता है। ये 6 मेंबर्ड होती है, जैसे जो आपकी ये रोम्बिक सल्फ़र थी, ये 8 मेंबर्ड थी, पर ये 6 मेंबर्ड जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फ़र की। ये चेयर शेप है, चेयर शेप, ये देखिए चेयर, ये बन गई ना चेयर। अब आप कहोगे कि सर हम तो गिर जाएंगे इस पे बैठ के, अरे बैठना थोड़ी ना, तो इसकी शेप चेयर जैसी है ना, तो ये चेयर शेप होती है। इसके अलावा अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म में, उसमें सल्फ़र का वैल्यू SN लिखा हुआ ना है तो 2 की फॉर्म में होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो S2 स्पीशीज़ होते हैं ना, ये 1000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर प्रिडोमिनेट करते हैं, और ये ऑक्सीजन की तरह, वैसे तो सल्फ़र डायमैग्नेटिक होता है, पर जो S2 होता है ना, O2 की तरह ये पैरामैग्नेटिक होता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी प्रिपरेशन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर दो तो भी सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को फिर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बना के सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं, वो हम लेकिन कल के वीडियो में बनाएंगे। कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करने पे
कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बहुत नीचे होता है। ये हाइड्रोजन गैस तो नहीं लिबरेट करता, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आयरन पायराइड को ऑक्सीजन में हीट करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है इसकी, रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है। एसिडिक नेचर है, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया कि अगर किसी गैस को वाटर में डालो तो एसिड मिल जाए, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस गैस को एसिडिक गैस कहा जाएगा। अगर एसिडिक है तो डेफिनेटली ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे देगी। और Na2SO3 जो है, ये फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक्वस मीडियम में सोडियम बाइसल्फाइड भी दे सकता है। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेक अप फॉर द डे। I hope the lecture is very much clear to you. Thank you, guys. Love you all. See you tomorrow again with the last video of Oxygen Family. Now you imagine how bigger is the chapter. But if the chapter is bigger, my heart is also bigger. I'm continuously struggling, continuously not struggling, continuously doing a lot of efforts to make you understand what exactly is पी ब्लॉक में आपको करना है। गॉट इट? बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं वो तो ऑफलाइन में समझते ही हैं, जो ऑफलाइन में किसी वजह से नहीं आ पाते वो ऑनलाइन में समझते हैं। दोनों इक्वली गुड हैं, ऑफलाइन भी गुड है, ऑनलाइन भी गुड है। दोनों क्लासेस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा पता होगा। थैंक यू, लव यू।